हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। आज का जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसका नाम है द एज ऑफ द गुप्ताज। ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एसएससी में हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिगनिंग। मतलब ये जो डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, पोस्ट मौर्य पीरियड, उसमें आपने क्वेश्चन अंपायर के बारे में पढ़ा था, जिसके राजा थे कनिष्क। ठीक है, तो वो एक काफी बड़ी अंपायर थी जो कि पेशावर से लेकर आपको पता था कि उसकी राजधानी मथुरा भी थी, जिसमें कनिष्क जो राजा थे उनके। तो ये डायनेस्टी बहुत ही बड़ी डायनेस्टी। तो जब ये डायनेस्टी का फॉल हुआ, कनिष्क जो उसके बड़े राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद ये डायनेस्टी खत्म होने लगी। उसके बाद जो थर्ड सेंचुरी एडी का जो मिडिल पीरियड था, उस पीरियड में हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर एक अंपायर बिल्ट हुई जिसका नाम है गुप्ता अंपायर। देखिए, आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि ये जो गुप्ता अंपायर है ना, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा है ना, ये आपको दिख रहा है नॉर्दर्न पार्ट में। और ये आपका प्रेजेंट डे यूपी महाराष्ट्र यहाँ पर है। ठीक है, और वदि और यदि आप यही देखें कि जो हमारी मौर्य पीरियड में जो अशोका साम्राज्य था, उसने लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर रखा था। गुप्ता पीरियड में वैसा नहीं था, फिर भी ये पीरियड हमारा, आप कह सकते हैं कि मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया पे इसकी डोमिनेशन थी। ठीक है, अब आपको पता भी होना चाहिए कि जो गुप्ता पीरियड है उसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो जो सोने की चिड़िया का जो दौर था, वो गुप्ता पीरियड का ही दौर माना जाता है। तो ये इसकी एक मेन चीज होगी कि इन्होंने मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट पे भारत को रूल किया। इसे गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म का मुख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुप्ता पीरियड से। मतलब इस पीरियड में हिंदुइज्म का जो देवी देवता था उनको ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे मौर्य पीरियड में आपने पढ़ा है कि बुद्धा जैनिज्म को भी उतना ही एक रूप दिया गया भारत में। लेकिन गुप्ता पीरियड में मुख्यतः हिंदू जो देवी देवता थे, जैसे विष्णु, शिव, इनको ज्यादा इनकी पूजा की जाने लगी। जो गुप्ता के जो राजा थे, वो वैश्य आ, समाज से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, जैसे आपने मौर्य के बारे में पढ़ा कि मौर्य के जो राजा थे वो मुख्यतः छोटी कास्ट के थे, वैसे ही गुप्ता भी वैश्य कास्ट के लोग थे। ठीक है, अभी ऐसे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी था ना, उसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आप आंसर लगाएंगे श्री गुप्ता। मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच। और ये जो दोनों लोग थे, इन्होंने महाराजा की उपाधि ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आप आंसर लगाएंगे श्री गुप्ता। अब देखिए, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं श्री गुप्ता, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी बहुत एक बड़ी डायनेस्टी रही। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजा रहे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एसएससी भी इन्हीं राजाओं से क्वेश्चन पूछती है। देखिए, सबसे पहले है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, अब आपको ना इसे चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, चंद्रगुप्त ना बहुत राजा हैं, तीन चार राजा हिस्ट्री में जिनके नाम चंद्रगुप्त रहे। जो पहले हैं उनको चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, इनको हम कहेंगे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन आपके हैं गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना राज्य था वो मैट्रिमोनियल अलायंस की, मतलब शादी करके अपना राज्य बढ़ाया। देखिए, आपको इसका एग्जांपल यहाँ मिलेगा कि इन्होंने जो शादी की, एक लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी की। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लिच्छवी का साम्राज्य इन्हें यहाँ से मिला होगा। अभी कुमार देवी बहुत जरूरी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य के एक साथ कॉइन्स निकलते थे, गोल्ड कॉइन, जिन्हें हम दिनार्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ना, कुमार देवी हैं ये, और ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इनके, मतलब ये जो गुप्त पीरियड के जो सोने के सिक्के बनते थे, वो जो चंद्रगुप्त के टाइम पे, वो कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, दोनों के मिला के एक सोने के सिक्के बनाते थे, जिन्हें दिनार्स कहते थे। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वक्त के जो सोने के सिक्के थे, हम उन्हें दिनार्स कहते थे। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के बहुत ही व्यापक रूप पे बनाए गए। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त वन से ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, ये पढ़ लेना। देखिए, जो चंद्रगुप्त वन थे ना, उन्होंने एक एरा निकाला। जैसे आपने पढ़ा ना पहले, इससे पहले विक्रम विक्रम एरा, विक्रम संवत,
या साका एरा, वैसे एक गुप्ता एरा करके बनाया गया। वो किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त वन ने। अगर पूछा जाए कि गुप्ता एरा किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसकी डेट कब से मानी जाती है? 320 एडी से। 320 एडी क्या था? इस वक्त चंद्रगुप्त वन राजा बने थे। तो अगर गुप्ता एरा का टाइम पूछे तो आप लाएंगे एडी 320। किसने स्टार्ट किया? चंद्रगुप्त वन ने। ठीक है। चंद्रगुप्त की जो मुख्यतः जो उनकी पहुंच थी वो मगध, साकेता और प्रयाग पर, यहाँ पर उनकी अथॉरिटी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो पहले गुप्ता राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। ठीक है। अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, आप आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त वन। उसका दिया आपको मैंने बता ही दिया कि इन्होंने सोने के सिक्के निकाले थे किस किस के नाम पर? अपने और कुमार देवी के नाम पे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन गुप्ता पीरियड के पहले सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में कुछ कुछ राजा हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें अशोक, उसके बाद आपने पढ़ा कनिष्क, ये बहुत जरूरी है। कनिष्क के बाद समुद्रगुप्त बहुत जरूरी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन। ये कुछ ऐसे ऐसे राजा हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो थे ये आपके चंद्रगुप्त वन के पुत्र थे। ठीक है। ये बहुत बड़े कॉन्करर थे, मतलब बहुत, इन्होंने बहुत राज्य जीते। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ये आपको मैं बताता चलूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद प्रयाग प्रस्थिति। देखिए इलाहाबाद में एक प्रयाग प्रस्थिति है। प्रस्थिति क्या होती है? ये किसी राजा की तारीफ में कुछ लिखे जाते थे। तो ये उनके जो पोर्ट, उनके जो कोर्ट में उनके एक कवि थे हरिसेना, ये उन्होंने लिखी है प्रयाग प्रस्थिति। तो ये बताता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राज्य जीते। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलाहाबाद प्रयाग प्रस्थिति किसके नाम पे लिखी गई है? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त ने। और किसने लिखी है? तो आप लगाएंगे हरिसेना। ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े योद्धा थे। कौन? समुद्रगुप्त। और इन्होंने बहुत सारे राज्य जीते, इसीलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये नाम इन्हें किसने दिया? वी स्मिथ ने। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। और हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसने कहा उन्हें? वी स्मिथ। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है। उसके बाद अब ये इतने बड़े योद्धा थे तो इनके पास बहुत बड़े बड़े कमांडर भी थे। तो एक उनके वीरासेन करके कमांडर थे जो साउथ को देखते थे उनके। ठीक है। देखिए फिर समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया, मतलब पूर्व भारत को पूरा जीत लिया था, पर बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में ये नहीं जा पाए। ठीक है। उसके बाद इनकी जो अथॉरिटी थी, मतलब जो इनका राज था, वो जावा, सुमात्रा और माल्या जैसे आइलैंड पर भी समुद्रगुप्त का कब्जा था। तो जो ये दिखाता है कि इनके पास एक स्ट्रांग नेवी नेवी भी थी। नेवी मतलब होता है जो आ, सेना पानी में रहती है, उन्हें नेवी वाली सेना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक कवि भी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लेखक थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। ठीक है। और कई सिक्कों में तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। तो आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। देखिए वो इतनी सारी पोएमें लिखते थे ना, इसीलिए शायद उनका नाम पड़ा कविराज। ठीक है। ये कविराज समुद्रगुप्त का ही एक नाम है। देखिए अब इस चित्र में मैंने क्या दिखाया है, देखिए जब स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त वन के टाइम पे, देखिए लगभग आपका नॉर्थ इंडिया में ही था। लेकिन समुद्रगुप्त ने, देखिए आपने एरिया देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। देखिए यहाँ यहाँ तो जीता ही जीता, और थोड़ा एक्सट्रीम साउथ तो नहीं आया, यहाँ का एरिया तो नहीं जीत पाए। लेकिन ये आपका आंध्रा वाला साइड में इनकी थोड़ी आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है। तो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के टाइम पे भी जो गुप्ता पीरियड का विकास हुआ। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट राजा हैं गुप्ता पीरियड के, वो हैं आपके चंद्रगुप्त टू। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए चंद्रगुप्त वन पहले थे, उसके बाद आए समुद्रगुप्त, और फिर आए चंद्रगुप्त टू। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगी, वो पता लगी एक पुस्तक लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। ये लिखी विशाखा दत्ता ने। तो यहां से हमें पता लगता है कि, यहां से हमें चंद्रगुप्त टू के बारे में पता चलता है। अब देखिए मैं चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, समुद्रगुप्त जो उनके राजा थे, जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पे आके बैठे। लेकिन जो रामगुप्त थे ना, वो एक बहुत ही डरपोक राजा थे। साका और गुप्ता पीरियड में वर्षों तक युद्ध हुआ था। लेकिन जब रामगुप्ता पर साका का हमला हुआ
तो रामगुप्त इतने डरपोक राजा थे कि उन्होंने अपनी जो पत्नी थी ध्रुवा देवी वो साका राजा को दे दी। ठीक है, तो ये बताता है कि वो कितने ही डरपोक राजा थे। साथ ही साथ देखिए उनकी मूर्खता के बारे में आपको तब पता लगेगा जहां पुराने गुप्ता पीरियड के राजा सोने के सिक्के लॉन्च कर रहे थे, वहीं रामागुप्ता ने कॉपर के कॉइन लॉन्च कर दिए। तो ये पता लगता है कि रामागुप्ता बिल्कुल ही मतलब डरपोक राजा थे, और अगर वो गुप्ता पीरियड के राजा रहते तो गुप्ता पीरियड का अंत बहुत जल्दी आ जाता। लेकिन जो चंद्रगुप्त टू थे वो रामगुप्ता के छोटे भाई थे। उन्हें जब ऐसा पता लगा तो उन्होंने जाकर साका पर साका राजाओं पर हमला किया, और साका राजा को उन्होंने मार डाला, और अपनी जो भाभी थी, जो रामगुप्ता की वाइफ थी ध्रुवा देवी, उसे वापस ले आए। फिर उन्होंने अपने भाई रामगुप्ता की भी हत्या कर दी और ध्रुवा देवी से शादी कर ली। तो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त दो द्वितीय थे वो बहुत ही वीर राजा थे। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने भी जो अपना राज्य था वो मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ बढ़ाया, मतलब उन्होंने शादी के गठबंधन से अपना साम्राज्य बढ़ाया। जैसे उन्होंने कुबेर नागा की एक जो नागा डायनेस्टी की राजकुमारी थी उनसे उन्होंने शादी की। उसके बाद उन्होंने जो अपनी पुत्री थी उसकी उन्होंने शादी रुद्रसेन वटका के जो राजकुमार थे रुद्रसेन, उससे उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कराई। तो दिखाया है, इससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त टू ने अपना शासन और राज्य बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस का सहारा लिया। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहरौली आयरन पिलर। देखिए आपने, अगर बहुत लोगों ने आपने कुतुब मीनार देखा होगा, देखा है, तो उसी में आपने एक लौह स्तंभ देखा होगा जिसको इतिहास और हमारे पूरे भारत वर्ष एवं दुनिया में उसकी विख्याति है, क्योंकि वो ऐसा लौह स्तंभ है जो बारिश और सूरज में रहने के बावजूद उसमें कोई जंग नहीं लगा। तो ये जो मेहरौली मेहरौली आयरन पिलर है ना, ये चंद्रगुप्त टू ने बनवाया। ठीक है, और ये उसमें पता लगता है, उसमें उनका चंद्रगुप्त टू का बखान है, उनकी वीरता का बखान है। तो ये मतलब जो क्वेश्चन पूछता है कि हु बिल्ट मेहरौली आयरन पिलर, आप आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त टू। कंफ्यूजन होगा, मेहरौली आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू। ठीक है, उसके बाद वो ऐसे पहले राजा थे गुप्ता पीरियड के जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स उन्होंने निकाले। ठीक है, उसके बाद एक ये पूछा जाता है कि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त टू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये दो नीचे वाले मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला देखिए हम डिस्कस करते हैं, देखिए इनके जो कोर्ट था, इनका जो दरबार था, उसमें 9 रत्न थे, मतलब 9 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। जैसे अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेना, कालिदास, कापाकान शंकु, ब्रह्म हीरा, वरुचि और विटाल भाटा। तो इसमें आपको कौन कौन सी याद करनी है? देखिए धन्वंतरी जरूर याद कर लीजिए, बहुत बड़े चिकित्सक थे। हरिसेना आपने पहले पढ़ा है कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी। हरिसेना जो समुद्रगुप्त की तारीफ में जिन्होंने प्रयाग प्रस्ती लिखी। कालिदास बहुत ही बड़ा नाम है। ब्रह्म हीरा, तो ये आप पढ़ लीजिए, पूछता है, मुझे पूछ देगा कि ये व्यक्ति किसका नवरत्न था, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त टू का था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, फा हाइन। देखिए फा हाइन क्या थे? चाइनीज पिलग्रिम थे, मतलब दूत थे चाइना से जो भारत आए थे। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि फा हाइन जो चाइनीज पिलग्रिम थे वो किस राजा के काल में आए थे। तो आप लगाएंगे चंद्रगुप्त टू। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए चंद्रगुप्त टू के बाद इतने बड़े, वैसे इनका शासन बहुत साल तक चला, लेकिन उसके बाद मुख्यतः दो बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे। और वो भी क्यों? क्योंकि उनके काल में एक दो बड़ी बड़ी बातें हुई। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त टू के बाद आए कुमार गुप्ता टू। ठीक है, कुमार गुप्ता टू केवल और केवल इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को की नींव रखी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, इसको याद कर लीजिए। छोटी मोटी बातें उनके बारे में ये थी कि वो लॉर्ड कार्तिकेय के, जो कार्तिकेय भगवान है शिव जी के बेटे, उनकी पूजा करते थे। और देखिए जब कुमार गुप्ता था ना, कुमार गुप्ता के ही काल में हुनाज हुनाज क्या थे? ये तुर्क और मंगोल के कुछ वहां के लोग थे जो जिन्होंने भारत पर हमला किया। तो ये हुन्स थे, इन्हें बहुत ही कुख्यात माना जाता है। जो तुर्क, मतलब ये चाइना के पास का ये इलाका है, मंगोल और तुर्की, वहां से ये लोग आते थे, ये हमला करते थे। तो इसके काल में हुन्स का हमला हुआ था और उसी हमले में कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद आए, कुमार गुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त भी एक बहुत ही वीर राजा थे। इन्होंने जो हुन्स का जो अटैक था उसको 2 बार इन्होंने बहुत डट कर उसका सामना किया और उसको रोक भी दिया। और उसी वजह से उन्हें भी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 2 विक्रमादित्य हैं, एक है चंद्रगुप्त टू और एक है स्कंदगुप्ता।
इनके ही काल में सुदर्शन लेक को भी वापस से बनवाया गया, जो उसका बांध था वो टूट गया था, उसको वापस से बनाया गया। और देखिए फिर उसके बाद वापस वापस फिर हुंस के अटैक होने लगे, जिसकी वजह से जो गुप्ता की जो इकोनॉमीज थी वो कमजोर होने लगी। और उसी अटैक से आप कह सकते हैं कि जो गुप्ता अंपायर था वो डिग्रेड होने लगा। अगर पूछा जाए कि गुप्ता अंपायर क्यों डिग्रेड हुआ, तो एक रीजन इसका हुंस का अटैक भी था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 5-6 जो बताई, बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ताज पीरियड के राजाज थे, इनके काल में क्या क्या चीजें हुई वो मैंने आपको बता दी। अब अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो काफी डिसेंट्रलाइज थी, मतलब बटी हुई थी, मतलब राजा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। ठीक है। उसके बाद उनके पास मंत्री परिषद भी रहते थे, मतलब जो उनके राजा थे उनको मंत्री परिषद, जो जैसे आजकल के नहीं होते हैं कि छोटे छोटे स्टेट्स के या छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती है, तो वैसी मंत्री परिषद भी उस टाइम राजाओं को मदद करती थी। गुप्ता पीरियड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्राउन प्रिंस, जो कुमार होता था ना, कि मतलब राजकुमार प्रथा, वो राजकुमार प्रथा गुप्ता पीरियड की ही स्टार्ट हुई है। मतलब उस टाइम जो राजकुमार थे उनको ऐसे कुमार करके जाना जाता था। ठीक है। उनकी मिलिट्री की बात करें तो देखिए उनके पास एक स्टैंडिंग मिलिट्री रहती थी। स्टैंडिंग मतलब जो हमेशा चाहे युद्ध हो ना हो उनके पास फौजी लोग रहते थे। और इसका क्या करते थे, जो वो आर्मी थी उसको खर्चा चलाने के लिए वो लोगों से सेना भत्ता लेते थे। ठीक है। सेना भत्ता क्या था, एक टाइप का टैक्स था जिसमें लोग क्या करते थे, मतलब पैसा देते थे और उन्हीं पैसे से जो उनकी आर्मी थी उनको चलाया जाता था। आर्मी में फोर्स लेबर भी चलता था। फोर्स लेबर का मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया जाता था, ये भी उस पीरियड में होता था। ठीक है। कॉइन्स के बारे में आपने पहले पढ़ लिया कि वो उन्होंने सोने के सिक्के बड़े व्यापक लेवल पे उन्होंने सोने के सिक्के बनाए, जिन्हें सोने के सिक्कों को कहते थे हम दिनार्स। ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, दिनार्स। उन्हें साथ ही साथ सिल्वर कॉइन्स भी निकाले, जैसे आपने पढ़ा चंद्रगुप्त टू ने सोने के सिक्के लॉन्च किए थे, तो सोने के सिक्के भी निकालते थे, सॉरी चांदी के सिक्के भी निकालते थे, सिल्वर कॉइन्स। तो ये जो चांदी के कॉइन्स थे उन्हें कहते थे रुपये का। ठीक है, जो जैसे आज रुपीज कहते हैं वैसे रुपये का आज कहते थे। बात करें उनकी सोसाइटी, मतलब उनका सोसाइटी कैसे, तो देखिए गुप्ता पीरियड में, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि हिंदुत्व तो बहुत व्यापक रूप पे बढ़ गया था, तो वहाँ ब्राह्मण जो थे ना, जो ऊपर ऊपर की जाति के जो लोग थे ब्राह्मण, उनका बहुत अच्छे लेवल पे विस्तार हुआ, उन्होंने बहुत पैसा वैसा कमाया, उन्हें राजाओं से जमीन भी मिलती थी। तो इससे पता लगता है कि ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी उस सोसाइटी में, गुप्ताज वाले में। जो वर्ण सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब बहुत ये जटिल हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है। ये दो तीन ये एक चीज काफी दुखद है गुप्ता पीरियड के बारे में, कि इतनी बड़ी डायनेस्टी होने के बावजूद वहां जो विमेन की स्थिति थी वो बहुत ही मतलब डिक्लाइन होने लगी। क्यों? देखिए सबसे बुरी चीज जो उस पीरियड के बारे में पता लगी कि जो पहली बार सती का आपको सती जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब अगर कोई महिला थी, उसका जब हस्बैंड खत्म हो जाता था, तो महिला भी अपने आप को आग में आहुति दे देती थी। बहुत लंबे समय तक रहा, मॉडर्न इंडिया में भी रहा सती प्रथा। अराउंड 1854 के आसपास तक सती प्रथा व्यापक रूप पे थी। तो ये जो सता की जो सती प्रथा थी, इसकी जो शुरुआत के बारे में पता लगता है वो गुप्ता पीरियड में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि सती किस पीरियड में स्टार्ट हुई, तो आप कह सकते हैं गुप्ता पीरियड। काफी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन मैंने आपको पहले बता दिया था कि गुप्ता पीरियड पूरा हिंदुइज्म के ऊपर है। तो यहाँ भगवतीज्म मतलब विष्णु भगवान की पूजा को ज्यादा किया जाता था। भगवत गीता इसी वक्त में लिखी गई है। ठीक है। आइडल वर्शिप होती थी। आइडल वर्शिप मतलब भगवान विष्णु की पूजा होगी, मूर्ति पूजन होता था। जो इनके भगवान थे, जैसे इसी पीरियड में ना जो भगवान को देवियों के साथ पूजा जाने लगा, जैसे कि पार्वती को शिवा के साथ एसोसिएट किया गया। तो ये गुप्ता पीरियड में हुआ कि जो हर भगवान को एक देवी के साथ जोड़ा गया, जैसे पार्वती को शिवा से जोड़ दिया और लक्ष्मी को विष्णु से जोड़ दिया। तो ये इसी पीरियड में हुआ। ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पीरियड में आते आते बुद्धिज्म को कोई पेट्रोनेज नहीं मिला। मतलब पहले के जो राजा लोग क्या करते थे, बुद्धिज्म या जैनिज्म जैसे धर्मों को पैसा वैसा देते थे। तो गुप्ता पीरियड में आते आते बुद्धिज्म को कोई भी पेट्रोनेज नहीं मिलता था। गुप्ता आर्किटेक्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि इस पीरियड में नगारा स्टाइल और द्राविड़ा स्टाइल बहुत व्यापक रूप पे फेमस हुआ। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये नगारा स्टाइल है और ये द्राविड़ा स्टाइल है, ये मेनली गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुए। ठीक है।
और देखिए क्या होते थे, जो इनके मंदिर रहते थे ना, उसमें एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह तो आज भी चलता है। गर्भगृह में क्या होता था कि एक अंदर एक कमरा होता था जहाँ देवी देवता को बिठाया जाता था। तो ये जो गर्भगृह की जो शुरुआत हुई, ये गुप्ता पीरियड से हुई। तो ये आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्किटेक्चर में गर्भगृह किस काल में स्टार्ट हुआ, तो आप लाएंगे गुप्ता काल, ठीक है। और ये आपके दो मंदिर इस टाइप के। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको छोटा सा टेबल बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या है देखिए, ऑथर और उनकी कुछ किताबें, मतलब किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी, ये पूछते हैं। ये गुप्ता काल से रिलेटेड किताबें हैं, तो ये आपको याद करनी है। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, शुद्रका ने लिखी थी मृच्छकटिक, ठीक है, शुद्रका ने लिखी मृच्छकटिकम। भैरवी एक थे ऑथर, उन्होंने लिखी कृताजुनिया, ठीक है। विशाखा दत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दो किताबें लिखी, एक लिखी मुद्रक्षका और एक लिखी देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया में भी इनका बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखी थी पंचतंत्र। पूछते हैं पंचतंत्र किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने। या पूछ सकता है कि विष्णु शर्मा किस डायनेस्टी, किस काल के थे, तो आप लगाएंगे गुप्ता पीरियड के। पंचतंत्र में क्या होता था, आपको पता होगा कि इसमें जैसे जानवरों के रूप में कोई आपको मैसेज दिया जाता था कि तोता कौवे से बात कर रहा है। तो ऐसा करके एक बड़ी अच्छी किताब है पंचतंत्र की, बच्चों के लिए। और इन्होंने विष्णु शर्मा ने एक और लिखी हितोपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विष्णु शर्मा वाला भी, आपके लिए बहुत जरूरी है। अ- अमर सिम्हा आपने पढ़ा, ये चंद्रगुप्त टू के क्या थे, नवरत्न में से एक थे। इन्होंने अमरकोश लिखी। वत्स्याना, देखिए वत्स्याना ने लिखी कामसूत्र। कामसूत्र सेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब है इसमें, तो ये लिखी आपकी वत्स्याना ने, ठीक है। ब्रह्म हीरा, ये बहुत बड़े वो थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। इन्होंने दो किताबें लिखी, एक जो पंच सिद्धांतिका और एक बृहत संहिता। जो ये बृहत संहिता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है आपसे कि बृहत संहिता किसने लिखी है, तो आप आंसर लगाएंगे ब्रह्म हीरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर है आर्यभट्ट, आपको जैसे पता है आर्यभट्ट भारत के एक बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने दो किताबें लिखी, एक लिखी आर्यभट्टियम और एक लिखी सूर्य सिद्धांता, दो किताबें लिखी। और आर्यभट्ट से क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जीरो की खोज की है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पुस्तकें हैं और उनके ऑथर हैं, ये एसएससी बहुत बार पूछता है। तो ये टेबल तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको गुप्ता पीरियड से रिलेटेड जो जो भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर इस वीडियो में कहीं कोई डाउट लगता है या कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।